तो भाई थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बात कई लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। और आज भी कई लोग ये बात सोच रहे हैं कि आखिर एक एक्टर इतने कम समय में मुख्यमंत्री कैसे बन गया, जबकि उसने अपनी पार्टी ही 2 साल पहले बनाई थी। तो क्या थलपति विजय मात्र एक पॉपुलर हीरो थे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें चुनाव जिताया है? और आज भी कई लोगों को ये भ्रम है कि थलपति विजय की फिल्में देखने के बाद, उनका स्टाइल, उनकी स्वैग, एटीट्यूड और पर्सनालिटी को देखने के बाद तमिलनाडु के ज्यादातर लोगों ने उन्हें वोट दिया है और मुख्यमंत्री बनाया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमिलनाडु में थलपति विजय के बराबर और भी कई पॉपुलर एक्टर थे। जैसे हम किसी और की नहीं बल्कि कमल हसन की ही बात करते हैं। उन्होंने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी पार्टी तो नहीं जीती। जबकि कमल हसन की पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा है और वो तो थलपति विजय से इतने सीनियर एक्टर भी हैं। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मात्र एक एक्टर होने की वजह से तो थलपति विजय ये इतना बड़ा चुनाव नहीं जीते हैं। इसके पीछे उनकी कई सालों की प्लानिंग और सोची समझी रणनीति रही है। तो आज इस वीडियो में हम उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर थलपति विजय पहली बार में ही ये चुनाव कैसे जीते हैं। तो आपको बता दें कि ये मात्र 2 साल की मेहनत बस नहीं है, इसके लिए थलपति विजय पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं। 90s में थलपति विजय ने फिल्मों में एंट्री की और उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद वो स्टार और फिल्मों में काम करते चले गए और आगे चलकर धीरे धीरे उन्होंने लोगों के बीच में अपनी जगह बना ली। और अर्ली 2000 और मिड 2000 के आसपास थलपति विजय वहां के युवाओं की पहली पसंद बन गए थे। खैर अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल जर्नी शुरू नहीं हुई थी और न ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया था। बस ये अलग बात है कि उनकी एक बहन विद्या, जिनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, उनके नाम से वो एक ट्रस्ट जरूर चलाते थे, लेकिन वो भी इतने बड़े लेवल पर नहीं था। लेकिन लगभग 2008 से थलपति विजय ने थोड़ी थोड़ी सोशल काम करना शुरू कर दिए थे, जिसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ के ऊपर हुआ और इससे लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने लगी थी। 2008 में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ऐसे गरीब और मेधावी छात्रों को सपोर्ट किया जो कि पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। कई लोगों के उन्होंने एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाया, ट्यूशन सेंटर खोले और कई मेधावी छात्रों को उन्होंने सम्मानित भी किया। उन्होंने जगह जगह जाकर अपने खुद के पैसे खर्च करके शिक्षा व्यवस्था को थोड़ी ठीक करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कई बच्चों को फ्री साइकिल बांटी, किताबें दी, बैग दिए और ऐसी कई और चीजें दी। हालांकि वैसे तो ये चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं थी, इसका इम्पैक्ट उन बच्चों के माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ और उनके दिलों में थलपति विजय की एक अलग ही इमेज बन गई। अब साउथ में एक चीज बड़ी कॉमन है कि हर एक एक्टर के बहुत सारे क्लब लोग बना लेते हैं और जब भी उस एक्टर की फिल्म आती है तो ये फैन क्लब थोड़ी थोड़ी अपने लेवल पर लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये फिल्म लोगों की नजर में आ जाए। तो 2009 तक थलपति विजय यूथ की पहली पसंद बन चुके थे और पूरे तमिलनाडु में उनके बहुत सारे फैन क्लब चल रहे थे, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर चल रहे थे। कोई गांव में चला रहा था, कोई किसी कस्बे में, तो कोई किसी शहर में, लेकिन एक लिमिटेड जगह पर। और इस समय तक उनके इन सारे फैंस क्लब का आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं था। सारे के सारे फैन क्लब इंडिविजुअल ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन साल 2009 में थलपति विजय ने विजय मक्कल अय्यम के नाम से अपना एक अलग ही ग्रुप बनाया और इसमें सारे के सारे फैन क्लब्स को ऐड किया। अब इससे हुआ यह कि उनके जो फैन क्लब्स गांव में, कस्बों में और शहरों में अलग अलग ऑपरेट हो रहे थे, वो सारे के सारे अब एक ही जगह से ऑपरेट होने लगे और सारे के सारे फैन क्लब चलाने वाले लोग भी आपस में अब एक दूसरे को जानने लगे थे। आपको बता दें कि यही थलपति विजय के पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा स्टेप साबित हुआ था। उनके इस ग्रुप में अगर 2025 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 85,000 से भी ज्यादा फैन क्लब्स ऑपरेट हो रहे थे। मतलब आप जरा सोचकर देखिए कि 25,000 से भी ज्यादा फैन क्लब और हर एक फैन क्लब में हजारों और लाखों लोग थे। और ये सारे फैन क्लब तमिलनाडु की छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह में तक थे, तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। और अब ये सारे फैन क्लब मिलकर और भी बड़े लेवल पर सोशल काम लगे थे। घर घर जाकर लोगों की मदद करने लगे थे, जरूरतमंद लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते, किसी बुजुर्ग की मदद करते या किसी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही थी तो उसकी शादी भी करवाते, जिसमें अब आए दिन सोशल इवेंट होते रहते। और उनके इस ग्रुप में अब लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने लगे थे। जहां पर आपको एक बात और बताते चलें कि चुनाव में उतरने के पहले और अपनी पार्टी बनाने के पहले थलपति विजय ने एक टेस्ट रन भी ले लिया था, जहां उन्होंने ग्राउंड लेवल पर इस बात को पहले ही चेक कर लिया था कि लोगों तक उनकी पहुंच कितनी है और लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे या नहीं। और इसी के लिए थलपति विजय ने पूरे तमिलनाडु में लगभग 70,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ पर एजेंटों को नियुक्त कर दिया था, जहां हर एक पोलिंग बूथ पर एक एजेंट होता था और उसके अंडर में भी 400-500 लोग होते, जो घर घर जाकर लोगों की समस्याएं पूछते और अपने लेवल पर उनकी मदद करने की भी कोशिश करते।
और ये मात्र 1 या 2 साल की मेहनत बस नहीं थी, सालों से उनके एजेंट इस तरह से काम करते आ रहे थे, जिससे कि उन्होंने तमिलनाडु के घर घर जाकर लोगों के दिलों में थलपति विजय की एक अलग ही इमेज बना दी और लोगों का थलपति विजय के बारे में सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया कि वो तो एक एक्टर हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हर पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए बनाती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी योजनाओं में आने वाला पैसा इसमें काम करने वाले अधिकारी बीच में ही खा जाते हैं और गरीबों तक ये पहुँचता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में थलपति विजय के ये सारे फैन क्लब ग्राउंड लेवल पर जाकर एक एक इंडिविजुअल की मदद कर रहे थे। इसके अलावा जगह जगह पर रक्तदान के शिविर, मेडिकल शिविर और फिल्में प्रमोट करने जैसे कार्यक्रम होने लगे। तो एक तरफ उनके फैन क्लब ये सारी चीजें कर रहे थे, दूसरी तरफ थलपति विजय अपनी तरफ से सामाजिक काम तो कर ही रहे थे। साल 2011 में जब वहां पर साइक्लोन आया तो थलपति विजय ने बाढ़ग्रस्त एरिया का पूरा निरीक्षण किया और कई लोगों की मदद की। जिन लोगों के रहने का ठिकाना नहीं था, उनके घर बह चुके थे, ऐसे में थलपति विजय ने उनकी बहुत मदद की। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए मुआवजा भी आया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। तो ऐसे में थलपति विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अपनी मुहिम चलाई थी और वो दिल्ली जाकर अन्ना हजारे के आंदोलन में भी शामिल हुए थे। और कहीं न कहीं ये उनका पहला संकेत था कि थलपति विजय आगे चलकर पॉलिटिक्स में जरूर आएंगे। खैर, चीजें चलती रहीं। 2014 और 15 के आसपास थलपति विजय ने तमिलनाडु में बहुत सारी जगह पर फ्री में खाना बांटना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने तमिलनाडु के कई जिलों में विजय विलायल्ला उनावगम के नाम से बहुत सारे सेंटर खोले जो फ्री में खाना बांट रहे थे। अब इससे हुआ ये कि वहां पर काम करने वाले जो गरीब लोग थे, जो एक वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहे थे, उन्हें भरपेट खाना मिलने लगा। और जब भी कोई जरूरतमंद और भूखा यहाँ पर खाना खाता तो वो विजय को बहुत सारी दुआएं देता। 2018 में जब केरल में बाढ़ आई तो थलपति विजय ने लगभग 70 लाख रुपए की राहत सामग्री वहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट की। मतलब इसमें एक भी रुपए का घपला नहीं था, पूरा का पूरा पैसा जरूरतमंद लोगों को मिला। एक तरफ थलपति विजय जहां ये सारे सामाजिक कार्य कर रहे थे, उनके फैन क्लब अलग लेवल पर ये काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी फिल्मों के जरिए भी लोगों को जागरूक करते ही रहते थे। जैसे इसी दौरान के आसपास उनकी फिल्म सरकार भी आई, जहां पर उन्होंने लोगों को एक वोट की कीमत बताई, सेक्शन 49P के बारे में बताया, लोगों को जागरूक किया कि उनका एक वोट कितना कीमती है। आगे चलकर जब 2019 और 20 के आसपास कोविड आ गया तो थलपति विजय ने खुद घर घर जा लोगों की मदद की। इसके अलावा भी उन्होंने लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दान किए। और कोविड के टाइम पर ऐसे बहुत सारे फोटो और वीडियो देखने के लिए मिले, जहां पर थलपति विजय के फैन क्लब वाले घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए नजर आए। अब 2021 और 22 का समय आते आते थलपति विजय ये सोचने लगे थे कि अब उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। हालांकि 2024 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पहले 2022 में एक टेस्ट चुनाव भी लड़ा था, जहां 2022 में उन्होंने पहली बार अपने फैन क्लब के मेंबर्स को लोकल चुनाव में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। और यहां पर उनकी ये पार्टी लोकल चुनाव में लगभग 115 सीटें की और उन्होंने AIDMK और DMK को कहीं न कहीं इस बात का एहसास उसी समय करवा दिया था कि आगे चलकर अब समय बदलने वाला है। और इस तरह से बिना किसी तैयारी के या बिना किसी शोर शराबे के थलपति विजय के लोगों के द्वारा ये चुनाव जीतने के बाद थलपति विजय को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके बाद ही थलपति विजय को ऐसा समझ में आ गया था कि उनकी जो पहुंच है वो तमिलनाडु के घर घर तक हो गई है। और तब जाकर फाइनली 2 फरवरी 2024 को थलपति विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तमिलगा वेट्री कझगम के नाम से। उन्होंने अपने करियर की आखिरी फिल्म जननायकन की शूटिंग करने के बाद ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो एक्टिंग नहीं करेंगे, वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और अपनी पार्टी बना रहे हैं। विजय के बहुत सारे फैंस काफी अपसेट भी हुए कि अब उन्हें थलपति विजय की कोई भी नई फिल्म देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु के बहुत सारे लोग खुश भी थे कि अगर थलपति विजय चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं तो तमिलनाडु को बिल्कुल एक नया पढ़ा लिखा और बहुत ही अलग तरह का मुख्यमंत्री मिलने वाला है, जो तमिलनाडु के लोगों की समस्याओं को समझता है और ग्राउंड लेवल पर जाकर उनकी मदद करता है। उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बनाया और इसी बेस पर उन्होंने तमिलनाडु में जगह जगह जाकर पॉलिटिकल कैंपेन किए और लोगों से जनसंपर्क किया। और विजय के क्रेज का आलम ये था कि जहां से भी उनका चुनावी काफिला गुजरता वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते, जहां तक कि उनकी चुनावी रैली में बहुत सारे लोकल पुलिस वालों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए बुलाया जाता था। तो इस तरह से थलपति विजय ने बहुत सारी चुनावी सभाएं की। इसके अलावा जहां पर थलपति विजय नहीं पहुंच पाए
वहां पर उन्होंने एआई और होलोग्राम टेक्निक का यूज किया और होलोग्राम के जरिए थालापति विजय की इमेज बनाई गई, जिसको देखने के बाद ज्यादातर लोगों को ये लगा कि जैसे थालापति विजय खुद यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने होलोग्राम टेक्निक का कई जगह पर यूज किया था। और वो एक भाषण को रिकॉर्ड करते थे और इस रिकॉर्डेड भाषण को जगह जगह पर होलोग्राम टेक्निक के जरिए दिखाया जाता था। तो इस तरह से थालापति विजय ने बहुत ही एडवांस और टेक्निकल तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार किया था। कई जगह पर थालापति विजय अपने काफिले को छोड़कर साइकिल चलाते हुए और पैदल चलते हुए भी नजर आए और इस तरह से वो लोकल लोगों से जुड़े। कई अपाहिज बच्चों से उन्होंने जाकर हाथ मिलाया, उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा। जहाँ तक कि उनकी पॉलिटिकल रैली जा रही थी, वहीं पर एक नए जोड़े की शादी हो रही थी, तो उन्होंने उस शादी में जाकर इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही ये चीजें कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। एक बदलाव का सपना लोगों को दिखाया कि तमिलनाडु में इतने सालों से जो होता आ रहा है वो अब बदलने वाला है। और वाकई में उनका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लोगों को ये यकीन हो गया था कि अगर थालापति विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से लोगों ने बदलाव के लिए थालापति विजय को वोट दिया। इसके अलावा थालापति विजय के चुनावी प्रचार प्रसार में उनकी बहुत सारी रील्स भी वायरल हुई और यहाँ पर भी उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि वो खुद ये रील बनाकर न डालें, उनके जो प्रशंसक है वही रील बनाएंगे और वही उनका प्रचार करेंगे। जैसे एक जगह पर एक युवक उन्हें एक चश्मा फेंक कर देता है, थालापति विजय इस चश्मे को लगाते हैं और उसे पलट कर देखते हैं। तो ये मोमेंट उसके लिए लाइफ टाइम मोमेंट बन गया था। ये रील सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। तो वहीं एक चुनावी रैली के दौरान काफी धूप थी, तो उनके एक प्रशंसक ने उन्हें एक माजा की बोतल फेंक के दी, जिसको थालापति विजय ने कैच किया, उसको खोला और उसी के सामने उन्होंने पिया। ये मोमेंट भी उसके लिए लाइफ टाइम मोमेंट बन गया। तो इस तरह से भले ही ये छोटे छोटे मोमेंट थे, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया था कि विजय उनसे कितने जुड़े हैं। उनकी एक चुनावी सभा हो रही थी जिसमें उन्हें देखने के लिए लाखों लोग आए हुए थे। तभी उनका एक फैन अचानक से उनके सामने जाकर एक खंबे पर खड़ा हो गया। थालापति विजय सामने मंच पर खड़े हुए थे और वो सामने खंबे पर खड़ा था। तो थालापति विजय ने उसको नीचे उतरने के लिए बोला और जब वो नीचे उतरा तो उसको उन्होंने फ्लाइंग किस भी दिया। तो कहीं न कहीं से इन सारी चीजों ने और उनके इस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन्स ने लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही इमेज बनाई और नतीजा ये हुआ कि पहली बार चुनाव लड़ी उनकी इस पार्टी को 107 सीटें मिली। थालापति विजय 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से ही भारी बहुमत से जीते। इसके अलावा विजय ने अपनी पार्टी की टिकट भी ऐसे लोगों को दी थी जो ग्राउंड से जुड़े हुए थे, जिसमें उनके खुद के ड्राइवर का बेटा था, ऑटो चलाने वाले थे और ऐसे कई और लोग शामिल थे जिनको उन्होंने टिकट दी। वो चुनाव जीते और वो मंत्री बन गए हैं। अब हुआ ये कि ग्राउंड लेवल के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया और ये लोग लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि ये लोग खुद ऐसी जगह से आए थे। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आखिर लोगों के साथ में रियल में कौन कौन सी समस्याएं हैं। विजय ने तमिलनाडु के JNN स्टेडियम में जब शपथ ली तो वहां पर लाखों लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि थालापति विजय अपनी इस पूरी शपथ को बिल्कुल याद करके आए थे और उन्होंने बिना देखे ही इसको पूरा बोला था। बगल में खड़े हुए गवर्नर भी हैरान थे और उनके फैंस तो उछल रहे थे। और वाकई में ये आइकॉनिक मोमेंट था और लोगों को ये लगा कि अब तमिलनाडु की तस्वीर बदलने वाली है। हालांकि विजय ने जब ये स्पीच कंप्लीट कर ली तो राज्यपाल ने उन्हें टोका और उनसे बोला कि जो उन्हें लिखकर दिया गया है उसकी शपथ भी उन्हें लेनी पड़ेगी। तो दोबारा से विजय ने इसको पढ़ के बोला था और यहाँ पर ये मोमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि फिल्म बाहुबली में प्रभास यहाँ पर शपथ लेते हैं। फिल्म थी, लेकिन थालापति विजय ने इसको रियल में रिक्रिएट किया था। इसके अलावा एक चीज और अलग थी, जो थालापति विजय के पहले जितने भी मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हुए वो सारे के सारे लोग या तो कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनकर आते थे, जो कहीं ना कहीं मंत्रियों के बिल्कुल एक बेसिक कपड़े माने जाते। मंत्री हमेशा इन्हीं कपड़ों में होते हैं।
लेकिन विजय ने इस इमेज को तोड़ा और बेहतरीन कोट पैंट पहनकर यहाँ पर गए। बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो वहाँ पर पहुंचे और तमिलनाडु के लोगों ने जब पहली बार उन्हें ऐसे देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब तमिलनाडु बदलने वाला है। एक पढ़ा लिखा नौजवान मुख्यमंत्री बना है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखने के लिए मिले जहाँ पर तमिलनाडु के बहुत सारे लोग टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे और उनकी आंखें नम हो आई थीं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय ने तुरंत 3 बड़े फैसले लिए। इनमें से पहला फैसला था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दूसरा था हर घर में 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए और तीसरा था तमिलनाडु को नशा मुक्त बनाने के लिए। इन तीनों ही आदेशों पर उन्होंने साइन किए और इसको अमल में लाया। इसके अलावा दूसरे दिन उन्होंने बहुत सारी धार्मिक जगहों के आसपास शराब की दुकानों को बंद करवाया और हर दिन थलापति विजय की सरकार ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेती जा रही है। और इसके पहले जो पुरानी रूटीन गवर्नमेंट इतने सालों से चली आ रही थी उसको उन्होंने बदला है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते ही नहीं हैं, वो खुद काम करने लगते हैं। जैसे उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर एक इंसिडेंट हुआ जहां पर उनके रखी हुई एक टेबल को हटाना था, तो थलापति विजय ने इसको हटाने के लिए किसी से नहीं बोला, वो खुद उसको उठाकर साइड में करने लगे। हालांकि उनको देखने के बाद में 10 से 20 लोग दौड़े और उन्होंने टेबल को उठाया। तो ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अनिल कपूर की नायक हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। वैसे थलापति विजय के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनके मुख्यमंत्री बनने के बारे में आपका क्या कहना है और वो कैसा काम करेंगे, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।